हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गाउस का नियम या गाउस लॉ, या इसी को हम लोग गाउस की प्रमेय कहते हैं। कभी कभी इसको आप गाउस बोलिए या गॉस दोनों बोला जाता है, या तो आप इसे गाउस का नियम कहिए या गॉस का नियम कहिए, गाउस लॉ कहिए या गॉस लॉ कहिए। इसी को हम लोग गाउस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय भी बोला जाता है। ये हमारे बोर्ड लेवल की जो परीक्षा है, यूपी बोर्ड लेवल की परीक्षा है, उसमें पूछा जाता है और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गाउस लॉ क्या होता है या गाउस का नियम क्या होता है। तो गाउस का नाम जो है वो कार्ल फ्रेडरिक गाउस है। इन्होंने एक बंद पृष्ठ के लिए जो है अपना नियम दिया था। जो गाउस की प्रमेय है वो केवल और केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होती है, खुले पृष्ठ पर नहीं। तो गाउस ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो निर्गत होता है यानी जो पारित होता है, वो जो होता है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, जो नेट आवेश, कुल आवेश होता है, उसका 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। उन्होंने कहा कि बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो उन्होंने बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स और बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के बीच एक संबंध का एक नियम दिया, एक संबंध का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग गाउस का नियम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गाउस का नियम। और उस नियम के अनुसार यही होता है कि बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरता है वो होता है Q/ε0 के बराबर होता है, या Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि कार्ल, आप लोग ये जो वर्ड हम शुरू में लिख रहे हैं, चाहे तो आप परीक्षा में लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार फ्रिडरिच गाउस ने किसी बंद पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स तथा बंद पृष्ठ के भीतर या उससे परिबद्ध उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध का प्रतिपादन किया, जिसे गाउस के नियम से जानते हैं। गाउस के नियम से अथवा गाउस की प्रमेय, गाउस के नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, पारित, जो भी लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश मतलब नेट आवेश का, और वो आवेश कहाँ होना चाहिए? बंद पृष्ठ के भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाउस का जो नियम हो बंद पृष्ठ के
पर ही लागू होता है और बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश से ही रिलेटेड होता है। यदि जो है बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश या कुल आवेश Q हो तो गाउस के नियम से पृष्ठ से बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा, नेट आवेश Q बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुल आवेश का मतलब का माने गुणा एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख सकते हैं ये। चाहे तो इस बात को जो हमने बाद में लिखा वही लिख सकते थे कि निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये दो लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। तो ये उनका नियम था कि अगर किसी भी बंद आकृति या बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश Q है तो उससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो Q/एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो निर्वात की विद्युतशीलता है। वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। तो आप इसमें एक चीज और भी बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार कि निर्वात या वाय में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का इतना गुना होता है। तो हालांकि जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, तो ये निर्वात के लिए लागू, हालांकि निर्वात और माध्यम दोनों पे ये नियम लागू होता है। अगर कोई माध्यम के उपस्थित बंद पृष्ठ है जिसकी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन लिख देंगे। तो हालांकि उसको हम लोग आगे अभी इसके रिलेटेड कुछ बातें होंगी उसमें हम उसका जिक्र करेंगे। तो ये था उनका नियम। अब एक चीज हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक में पढ़ रखा है, गणितीय रूप से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, या आंकिक रूप में या गणितीय रूप से हमने दिखाया है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाई ई जो होता है वो ये होता है, थीटा क्या है, पी और डी ए की दिशा के बीच का कोण होता है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गॉस का नियम ई डी ए कॉस थीटा बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक। अब हम इसका जो है एक प्रूफ देखेंगे, कूलाम के नियम से ही इसकी एक सिंपल उत्पत्ति देखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो आता है वो यही आता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखा जाए। इसको तो कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से
गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति तो हम लिखते भी चले जा रहे हैं, उसे में समझाते हुए चलेंगे कि माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर O बिंदु पर कोई आवेश, मतलब कुल आवेश, कोई आवेश Q रखा है, पृष्ठ पर एक बिंदु, मतलब पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु P लेते हैं जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। मतलब है कि जो स्थिति सदिश है P का, वो O से P तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब क्या करते हैं कि बिंदु P के परितः एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। बिंदु P के परितः में चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। तो चलिए, हमने एक बंद आकृति ये ले लिया, बंद पृष्ठ। यहाँ पे पॉइंट O पे एक चार्ज रख लिया और एक पॉइंट यहाँ पे हमने P ले लिया और जिसके परितः एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना किया, जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो इस डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या है, ये है। P से O तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, जिसके स्थिति सदिश की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, O से P की डायरेक्शन। अब Q के कारण बिंदु P पे जो छेद की तीव्रता होगी E होगी, वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण तीव्रता दूर की ओर होगी, वो ये है। वो क्षेत्रफल सदिश से मान लेते हैं कितने कोण पे है, थीटा कोण पे। क्षेत्रफल सदिश से क्या है, थीटा कोण पर। अब यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे। अब बिंदु आवेश Q के कारण, यानी आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी, तो हम जानते हैं ये पृष्ठ कहाँ पे मान ले हैं, निर्वात में है, Q बटे R स्क्वायर। हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो तीव्रता है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर की तरफ होती है। अब हम लोग यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म P के परितः जो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे, फिर उस फ्लक्स में फिर पूरे बंद आकृति का फ्लक्स निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि बिंदु P के परितः सूक्ष्म क्षेत्रफल, जैसा कि हम लोग फिर उसका लिमिट लेंगे, पूरे का निकालना होगा, जबकि हमने विद्युत फ्लक्स में देखा है।
बिंदु P के परितः सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, dA है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, dA है, और परिमाण dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स हो जाएगा d फाई e, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dA, इनके बीच का कोण थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे E की वैल्यू रख देंगे। फाई E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। देखिए इस एरिया के लिए हम यस भी लेते हैं, ds यस, या A और dA दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे r²। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या है, पूरे बंद पृष्ठ के निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पूरे पृष्ठ से। इसके बाद हम लिखेंगे कि पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम इंटीग्रल कर देंगे यहाँ पे d फाई e क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा, dA cos थीटा, यानी इसी को हम लोग लिखेंगे फाई ई। अब पूरे पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसी का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें जो चीज कांस्टेंट है, जैसे Q कांस्टेंट है, O से P की दूरी कांस्टेंट है, नहीं तो पॉइंट के हिसाब से P बदलेगा तो R बदल सकता है, तो चार्ज कांस्टेंट है, और तो इसलिए जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, और ये कांस्टेंट है, और जो चीज़ अंदर है उसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अंदर है dA cos θ/r²। अभी हमने घन कोण जब पढ़ाया था तो उसमें देखा था कि dA cos θ/r² क्या होता है। तो dA cos θ/r² होता है इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण इस पॉइंट पर निर्मित त्रिविमीय जो कोण होता है, उसी को हम लोग क्या लिखते थे, dA cos θ/r²। यानी कि जो r का स्थिति सदिश है, अब जो कि ये पृष्ठ क्या है, थोड़ा सा तिरछे है, तो इस तिरछे पृष्ठ का हम लोग क्या करते हैं, r के डायरेक्शन में r के लंबवत इसका घटक लेते हैं, तो वो होता है dA cos θ। तो dA cos θ/r² जो होता है, इस पे कितना जो कोण निर्मित करता है, त्रिविमीय कोण, उसी को हम लोग d ओमेगा कहते हैं। इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर हो सकता है Q/4πε0 d ओमेगा। तो ये एक सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा निर्मित घन कोण होगा पॉइंट O पर। अब यहाँ पे इंटीग्रल का निशान लगा है, तो इसका मतलब है कि पूरे पृष्ठ द्वारा, तो पूरे पृष्ठ द्वारा कितना निर्मित होता है, आप बताया गया था कि वो 4 पाई होता है। तो पूरे पृष्ठ द्वारा सेंटर O पे कितना घन कोण बनेगा, तो 4 पाई। तो Q/4πε0 यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपने देखा ये आ गया Q/ε। तो यहाँ पे Q जो है वो कुल चार्ज है भीतर, नेट चार्ज, इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कूलम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति हुई। इसमें क्या मानेंगे कि एक बंद पृष्ठ लेंगे, उसके भीतर पॉइंट O पे एक चार्ज Q रख देंगे, फिर इसके पृष्ठ पर एक पॉइंट P लेंगे और O से P की दूरी R है, फिर इसके परितः एक सूक्ष्म एरिया dA लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो dA है, इस डायरेक्शन में है, और Q के कारण P पे छेद की तीव्रता इस पृष्ठ के लंबवत यानी से दूर की ओर वो E है,
और डी ए ई की डायरेक्शन जो है थीटा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि क्यू के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कूलॉम के नियम से। इसके बाद बिंदु के परितः सूक्ष्म क्षेत्रफल से हम कितना विद्युत फ्लक्स पास होगा वो निकालेंगे, वो ये है। फिर यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे। फिर हम पूरे पृष्ठ से अगर विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम उसका इंटीग्रल कर देंगे। तो इंटीग्रल ये है। तो पूरे पृष्ठ की एरिया ए होती है तो आप यहाँ पे ए लगा सकते हैं, यानी पूरा पृष्ठ ये शो कर रहा है कि पूरे पृष्ठ के कारण। तो पूरे पृष्ठ के कारण कितना घन कोण बनता है, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आप इसे एक इस तरह से भी सिंपल प्रूफ कर सकते हैं, एक सममित आकृति लेकर। जैसे एक गोला बना लें, जैसे कि ये गोला ले लें, गोले के सेंटर पे चार्ज रखें। एक गोला ले लेंगे, बंद आकृति गोला, और गोले के सेंटर पे चार्ज क्यों रखेंगे, तो हमें ये वाला घन कोण के लिए ये डी ओमेगा यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम उसको भी हम बता देते हैं। आप चाहे उसको उससे प्रूफ कर लीजिए रख करके, आकृति को आप सिमेट्रिकल ले लीजिए, और चाहे आप किसी टेढ़ी मेढ़ी आकृति को लेकर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये घन कोण का आइडिया लेना पड़ेगा। चलिए एक चीज़ से हम आगे एक चीज़ प्रूफ करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ यहाँ निकल के आती है, उस चीज़ को लिख देते हैं। उस आइडिया को हम लेंगे उसको प्रूफ करने के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं डी फाई ई, ये नोट में है, जैसे कि डी फाई ई बराबर जो आया है हमारा, वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू डाल लीजिए, आया है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसी को डी ओमेगा कहते हैं, यानी घन कोण। तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा अपान, बस सिर्फ डी ओमेगा कहते हैं इसको। डी ओमेगा इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ निकल के आई कि ये जो होता है, आप क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट अलग कर लीजिए और डी ओमेगा 4 पाई, एक रिजल्ट आया। इसी का इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ प्रूफ करने के लिए। तो इसलिए बता दिया ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो कि ये आया कहाँ से, इसी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जबकि आपको गॉस प्रमेय प्रूफ करना है तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे। चलिए अब दूसरा मेथड बताते हैं कैसे प्रूफ करना है इसको। अब इसमें लिखना वही कि माना एक गोलाकार पृष्ठ, एक गोला है जिसके सेंटर ओ पर कोई चार्ज क्यू रखा है। मान लीजिए गोला है बंद आकृति का, जिसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है। गोले के पृष्ठ पर एक पॉइंट पी लेते हैं और ओ से पी तक की दूरी जो गोले की रेडियस है वो आर होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी रेडियली त्रिज्यीय पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, जिसको स्थिति सदिश हम लोग कहते हैं, यानी कि ओपी ये इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो इसके परितः एक सूक्ष्म एरिया लेते हैं पी के परितः, जिसको हम लोग डी ए कहेंगे, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, अब ठीक पृष्ठ के लंबवत इस डायरेक्शन में होगा। वहाँ पे क्या था कि क्षेत्रफल सदिश क्या था, इसके पृष्ठ के लंबवत नहीं था बल्कि थोड़े कोण पे था, थीटा कोण पे। अब इस चार्ज के कारण पॉइंट पी पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो भी इससे दूर की ओर होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा इधर ही, यानी यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया। तो कूलॉम के नियम से भी यही लिखेंगे कि जो ई हमारा होगा वो ये होगा क्यू अपान आर स्क्वायर होगा, और इसकी डायरेक्शन ओपी की डायरेक्शन में होगी, इधर अगर हम यहाँ पे वेक्टर लगाएं तो ओपी की दिशा में होगी, यानी कि पृष्ठ के लंबवत
बाहर की ओर होगी। फिर हम क्या करेंगे कि सूक्ष्म एरिया डी से कितना विद्युत फ्लक्स पास होगा, तो हम उसके कहेंगे कि डी फाई ई। सूक्ष्म एरिया वो उसी तरह से पूरी प्रक्रिया वही है, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, घन कोण का आइडिया नहीं लेना। अब क्या है कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निर्गत फ्लक्स डी फाई ई होगा, तो क्या होगा ई डी ए कॉस थीटा, जैसा हमने विद्युत फ्लक्स वाले चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा है। तो चूंकि यहाँ पे थीटा क्या है वो 0 है, तो हमारा डी फाई ई क्या होगा, ई डी ए होगा। पूरे बंद पृष्ठ से यानी पूरे गोलाकार पृष्ठ से, यानी पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स अभी गणितीय रूप में हमने देखा था क्या होता है, जिसको हम लोग फाई ई कहेंगे, यानी इसका इंटीग्रल कर देंगे, पूरा एरिया ए होता है तो ई डी ए। तो चूंकि ई कांस्टेंट है, यहाँ पे ई की वैल्यू फिक्स है, या ई की वैल्यू रख दें यहाँ पे, वो है 1/4πε0 Q/r² dA। चूंकि इस पृष्ठ के लिए सारी चीज कांस्टेंट है, क्यू भी दूरी रेडियस जो होती है पूरे पृष्ठ के लिए कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे फाई मतलब Q/4πε0 r² बाहर आ गया, और यहाँ बचा डीए। डीए मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल के एरिया है, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पृष्ठ की एरिया क्या हो जाएगी। तो गोलाकार पृष्ठ की एरिया लोग जानते हैं क्या होती है, यानी Q/4πε0 r², और होती है 4πr²। क्या होती है 4πr², तो 4πr² कैंसिल हो गया, फाई ई बराबर हो गया Q/ε0। यहाँ से एक चीज और भी देख सकते हैं कि जो Q के कारण जो फ्लक्स गुजरेगा वो आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि R की वैल्यू हम जो भी रखेंगे 2R 3R, तो वो नीचे से कट जाएगा, क्योंकि R यहाँ भी चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज करेंगे। तो इससे किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो होता है वो बंद पृष्ठ की आकृति, आकार, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। इस बात को हम लोग आगे अभी लिखेंगे। तो ये था, यहाँ पे घन कोण का आइडिया नहीं, डायरेक्ट यहाँ उसका एरिया लिख दिया गया हमने 4πr², और ये सिंपल आ गया। तो आप एक सिमेट्रिकल आकृति ले सकते हैं किसी पॉइंट के परितः, जैसे बंद गोलाकार पृष्ठ, तो वो चीज हट जाएगा। ये डी ए कॉस थीटा पान r², मतलब यहाँ पे डायरेक्ट डी ए का मान रख दीजिए, तो पूरा गोलाकार पृष्ठ का फार्मूला होता है, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr² कर दिया तो ये आया। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा प्रूफ करिएगा, जैसा आसान समझे। एक चीज और है, गॉस प्रमेय को नोट में लिख लेते हैं कि उसके स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, हालांकि आप लिखें या ना लिखें जानकारी के लिए है। तो आप जानते हैं कि गॉस प्रमेय जो है, निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से, वो Q/ε0 यानी नेट चार्ज लगाओगे तो यू। आप जानते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट होता है के डैश लिए हैं हम, यानी किताबों में के रखा लिया हुआ है, वो ये होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है सर, कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 1/ε0 को क्या लिख सकते हैं 4πk डैश। तो जहाँ 1/ε0 है वहाँ ये लिख सकते हैं, तो आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं 4πk डैश सिग्मा क्यू। तो ये एमकेएस पद्धति में होता है।
सीजीएस सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसका मान जो के डैश की वैल्यू होती है वो 1 होती है, मतलब जो कांस्टेंट की वैल्यू 1 यानी कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी 1/0 को सिर्फ 4 पाई लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो फाई का मान होगा वो क्या होगा 1/, ये सिग्मा क्यू है ही है, और 1/0 के लिए केवल 4 पाई लिख सकते हैं। तो ये हुआ अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम हो यहाँ पे जो पृष्ठ के अंदर है, तो हुआ क्या कि यदि एक किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर 1 कूलाम का आवेश रखा हो, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर 1 कूलाम का, इसके लिए सीजीएस पद्धति के लिए बता रहा हूं, 1 कूलाम का आवेश रखा हो, तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से निर्गत यानी Q की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा 4 पाई। तो ये वाली सीजीएस पद्धति में है कि अगर बंद पृष्ठ के भीतर 1 कूलाम आवेश रखा है तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा 4 पाई। कितना होगा 4 पाई। तो ये हमारा था गॉस का नियम, गॉस लॉ जिसको कह सकते हैं, या गाउस या गॉस दोनों बोल सकते हैं, की प्रमेय और उसका प्रूफ, जो कि अक्सर बोर्ड की परीक्षा जो होती है हमारे यूपी बोर्ड लेवल की, उसमें अक्सर ये पूछा जाता है और अक्सर पूछा गया है। तो चलिए अब हम गाउस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है, कि ये कहाँ पे लागू होती है, कहाँ पे नहीं लागू होती है, किस पर निर्भर करते हैं, गाउस का नियम किस पर नहीं निर्भर करता। तो गाउस की प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग है गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गाउस की प्रमेय से या गाउस के नियम से या गॉस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें जो पहला तथ्य है वो ये है कि यदि आवेश जो है बंद पृष्ठ के क्या है बाहर स्थित है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है 0। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है। आप इसे करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक पृष्ठ है और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है चार्ज, और ओ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे हम एक 2 पृष्ठ ले रहे हैं, एक यहाँ पे ले रहे हैं मान लीजिए, और ये सूक्ष्म पृष्ठ इस पर कितना घन कोण बनाएगा, ये इतना त्रिभुज बनाएगा, और इस पृष्ठ पे भी एक एरिया लेते हैं सूक्ष्म,
तो देख रहे हैं कि दोनों पृष्ठ क्या है, यहाँ पे बराबर घन कोण बनाएगा जिसको हम लोग डी ओमेगा कहते हैं। भाई जितना ये यहाँ पे बना रहा है उतना ये भी बनाएगा, क्योंकि वो लाइन यहीं से पास हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कोण बनाएगा ये पृष्ठ भी उतना ही बनाएगा और ये पृष्ठ भी उतना ही बनाएगा। ठीक, अब है क्या कि इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है और इस पृष्ठ की डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में है। मान लीजिए यहाँ पे DA1 है और ये DA2 इस डायरेक्शन में। तो इससे ये जो है फ्लक्स, यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, निकलेगा और वहाँ से फ्लक्स क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो ये विद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या है, मान लेते हैं वो d∅1 है। वो क्या आएगा, हमने क्या बताया था अभी कि Q/ε0 और d ओमेगा 4 पाई, हमने इसी तरह से बताया था ना, d∅ बराबर Q/ε0 d ओमेगा अपान 4 पाई, अभी जस्ट पीछे। उसी तरह से उस पृष्ठ से, क्योंकि इसमें एरिया शामिल ही नहीं होती, तो ये एरिया पे तो डिपेंड करता ही नहीं, जो फ्लक्स गुजरता है वो उसकी आकृति पे, आकार पे, क्षेत्रफल पे निर्भर ही नहीं करता। तो d∅2 हो जाएगा दूसरी वाली एरिया से, वो हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कितना होगा, ये हो जाएगा dA के कारण dA से और ये जाएगा DA2 से। ये क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र की डायरेक्शन Q के कारण इधर होगी और पृष्ठ दोनों के बीच 180 अंश होगा। जैसा कि हमने बताया था कि जब फ्लक्स पृष्ठ में प्रवेश करे तो वो नेगेटिव होता है और जब निर्गत होता है तो वो धनात्मक होता है। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे चाहे तो E1 E2 जोड़िए तो हो जाएगा d∅1 प्लस क्या हो जाएगा d∅2। तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है Q/ε0 d ओमेगा 4 पाई और ये नेगेटिव है Q/ε0 d ओमेगा 4 पाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0 d∅। यानी आप यहाँ बंद पृष्ठ क्या है, दोनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं। पूरे बंद पृष्ठ से कहने का मतलब है कि यहाँ पे ∅1 ∅2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों पृष्ठ से निकाल सकते हैं। दोनों पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना एक से प्रवेश करता है दूसरे से निकल जाता है, इसीलिए निर्गत फ्लक्स क्या होगा, सब टोटल 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करना जरूरी नहीं, केवल जानना है कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जितना इस सूक्ष्म एरिया से प्रवेश किया उतना इससे निकल गया, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, टोटल 0। चलिए, तो ये याद रखें कि बाहर अगर पृष्ठ के बाहर अगर कोई स्थिर है या चार्ज है तो उस बंद आकृति से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा।
अब दूसरी बात यह है कि ये जो है गाउस का जो नियम है वो निर्वात और किसी माध्यम के लिए भी लागू होता है। गाउस का नियम निर्वात के अलावा अन्य किसी अन्य माध्यम के लिए भी, अगर बंद पृष्ठ किसी अन्य माध्यम में भी रखा है तब भी ये लागू होता है। तो गाउस का नियम निर्वात अथवा किसी अन्य माध्यम पे भी लागू होता है, अन्य माध्यम पर भी लागू होता है। अब जैसे कि किसी अन्य माध्यम में गाउस का नियम क्या है, किसी अन्य माध्यम में गाउस का नियम, किसी अन्य माध्यम में गाउस का नियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। जहां पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। चलिए तीसरी बात क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता यह है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य हो, यदि किसी बंद पृष्ठ में, यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य हो तो पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जब उसके अंदर आवेश है ही नहीं है इसलिए उसके होकर कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी कि गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य हो तो पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, अर्थात पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा, अर्थात पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा। फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होता है या होगा। फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। एक चीज और है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव रखा है, बात वही है, ऊपर वाली ही बात है जो ऊपर वाला है, कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई द्विध्रुव रखा है, कोई द्विध्रुव रखा है, क्या रखा है, द्विध्रुव, तो भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि जानते हैं कि द्विध्रुव में नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो जब उस पृष्ठ के अंदर चार्ज कोई है ही नहीं है तो फ्लक्स गुजरेगा नहीं, तो नेट चार्ज जीरो होता है, इसलिए शून्य होता है। अब है कि गाउस का नियम जो होता है उन्हीं क्षेत्रों पे लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यानी कि गाउस का नियम
उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यानी कि जैसे क्या है, किस पे, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कौन? गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। किंतु क्या होता है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र में इसको नहीं लगा सकते, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर गाउस का नियम लागू नहीं होता। इसमें ये लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र पर गाउस का नियम उपयोगी नहीं होता, क्योंकि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। जैसे एकल चार्ज का तो अस्तित्व होता है, लेकिन एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग सिंगल चार्ज प्लस अकेला मिलता है, माइनस अकेला मिलता है, उसी तरह से जो ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं, वो हमेशा साथ साथ होते हैं। तो एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए जो चुंबकीय आवेश होता है बंद पृष्ठ के भीतर वो शून्य होता है। तो किसी बंद पृष्ठ के भीतर जो चुंबकीय कुल आवेश होता है वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि एक दूसरे को वो क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। इसीलिए किसी बंद पृष्ठ के भीतर चुंबकीय आवेश का कुल मान, सदैव मान क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुल चुंबकीय आवेश का मान 0 होता है। मान 0 होता है, यानी कि उसमें कि जितना क्षेत्र रेखाएं प्रवेश, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है उतना ही निकल जाती है। जैसा अभी हमने कहा ना कि जितना प्रवेश कर रही थी उतना निकल जा रही थी अगर चार्ज बाहर स्थिर होता। तो उसी तरह से चुंबकीय ध्रुव में दोनों ध्रुव होता है, तो इसलिए जितना क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी एक सिरे से यस से यन की तरफ, उसी तरह यन से बाहर निकल जाएंगी। तो प्रवेश करेंगी, बाहर निकल जाएंगी, तो नेट जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ के भीतर कुल चुंबकीय आवेश का मान क्या होता है? 0 होता है। अतः गॉस के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये था। हालांकि लागू हो सकता है लेकिन उपयोगी नहीं होता है, वहां पे कुल फ्लक्स 0 आता है। अब इसके बाद है कि दो तीन चीजों पे और कहाँ नहीं निर्भर करता है। छठवीं बात कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान जो है पृष्ठ के आकार, आकृति और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार, आकृति अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर
नहीं करता है, क्योंकि फ्लक्स वाले फार्मूले में ये ना आकृति, आकार, क्षेत्रफल कुछ आता ही नहीं, तो उस पर निर्भर नहीं करता। आकृति कुछ भी हो, फ्लक्स उतना ही गुजरेगा। आकार कैसा भी हो, फ्लक्स उतना ही गुजरेगा। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अब चाहे जाहिर सी बात है, मतलब हम आकार की बात करें, उसके साइज की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये एक गोला है, इसकी रेडियस r है, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो फ्लक्स गुजरेगा Q/ε0। लेकिन अगर मान लीजिए इसका रेडियस 2r कर देंगे और ये गोला हो जाएगा एक, तो जितना फ्लक्स इससे गुजर रहा है वही फ्लक्स तो इससे भी आके गुजरेगा, वही फ्लक्स तो इससे भी आके गुजरेगा। इसकी रेडियस और बढ़ा दें मान लें, तो जो फ्लक्स पहले वाले से निकला वही इससे भी निकलेगा, वही इससे निकलेगा। तो इसका आकार कुछ भी हो, फ्लक्स उतना ही निकलेगा। देखिए रेडियस बढ़ती जा रही है, तो अभी हमने फार्मूला में बताया था, जो फाई ई आया था यहाँ पे, वो क्या आया था, 4πε0 r स्क्वायर। 4πr² ये गोले का रेडियस था, तो r था, तो 4πr²। अगर यहाँ पे हम लोग रेडियस बढ़ा के 2r कर दीजिए, तो यहाँ 2r, तो यहाँ भी 2r², तब भी ये कट जाएगा। तो इसीलिए फार्मूले में उसके ना आकार, आकृति, मतलब क्षेत्रफल है ही नहीं है, साइज है ही नहीं है, तो इसलिए उस पर वो निर्भर नहीं करता। तो आकृति कुछ भी हो, आकार कुछ भी हो, फ्लक्स वही होगा। उसी तरह से आकृति कैसी भी हो, फ्लक्स उतना ही गुजरेगा। जैसे ये बेलन है, चार्ज यहाँ हो, शंकु है, चार्ज यहाँ हो, घन है, चार्ज इसके भीतर, बस चार्ज इसके भीतर होना चाहिए, गोला हो, सब में जो फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो वही Q/ε0, 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 Q/ε0 सब में। तो आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। इसकी एरिया कुछ भी, एरिया मतलब वही हो गया, आकार आकृति कहें या क्षेत्रफल कहें। और इसकी साइज मतलब इस बेलन की साइज और बढ़ा दें, इसकी साइज और बढ़ा दें, इसकी साइज और बढ़ा देंगे, तो जो इतने से गुजर रहा है वो वही उससे भी गुजरेगा। मान लें कि अगर इसके बाहर एक बड़ा सा वो कर दें, ये लगा दें, तभी तो जो छोटे वाले से फ्लक्स बाहर आएगा वही फ्लक्स तो बड़े वाले से भी बाहर आएगा। इसलिए आकार और आकृति पर अर्थात क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। एक चीज ये है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान आवेशों के वितरण और उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। दोनों बात अलग अलग लिखने की बजाय एक ही में लिख लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के भीतर आवेशों के वितरण या उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ के भीतर आवेशों के वितरण तथा उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आवेश का वितरण कैसा भी हो, ना उस पर निर्भर करता है, ना उनकी स्थिति पर कहाँ रखा हुआ। अब जैसे इस गोले के भीतर चार्ज चाहे यहाँ रखो, चाहे इसके सेंटर पे, चाहे यहाँ पे, फ्लक्स उतना ही गुजरेगा तीनों केस में। तो इसकी स्थिति क्या है, इस पे निर्भर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे है तब भी फाई निकालेंगे तो Q/ε0, सेंटर पे है तब भी Q/ε0, यहाँ पे है तब भी Q/ε0। तो आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।
उसी तरह इसके वितरण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आवेश के अंदर कहीं भी बिखरा हो लिया जाता है नेट आवेश, यानी कि नेट आवेश जो होता है उनका बीजगणितीय योग होता है। जैसे कि किसी बंद आकृति में मान लीजिए यहाँ पे Q/2 चार्ज है, फिर यहाँ पे Q/2 चार्ज है, फिर माइनस यहाँ पे Q/4 है, प्लस Q/4 है। तो यहाँ से देखा जाए तो नेट फ्लक्स क्या होगा, वही नेट चार्ज बटी ये। तो जो नेट चार्ज आएगा तो इसके अंदर क्या नेट चार्ज, उसके वितरण पे निर्भर नहीं करता कि यहाँ तो कुछ बदल जाएगा, नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसका नेट लेंगे तो सबको जोड़ देंगे चिन्ह के साथ, एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों कट जाएगा, ये मिलके सिग्मा Q/4। तो आवेशों के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नेट चार्ज लेते हैं। अगर नेट चार्ज 0 है तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब एक चीज और है कि जो विद्युत बंद पृष्ठ के भी इससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश की मात्रा पे, उसकी प्रकृति और माध्यम पे निर्भर करता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो आवेश होता है पृष्ठ के भीतर, आवेश की मात्रा तथा इसकी प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है, और किस माध्यम में रखा गया माध्यम पर निर्भर करता है। मेन चीज यही है, और किसी पर देखिए निर्भर नहीं किया। आवेश की मात्रा क्या है, प्रकृति क्या है, नेगेटिव है, अंदर चार्ज रखा है कि पॉजिटिव रखा है, और माध्यम कैसा है, निर्वात है, वायु या कोई माध्यम है, किसी माध्यम लगा, तो इस पे निर्भर करता है। तो इस पे निर्भर करता है। एक चीज और है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर जो कूलाम का नियम, ये जो गाउस का नियम है, वो बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश के स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था पे निर्भर नहीं करता। यानी कि गाउस का जो नियम है, बंद पृष्ठ के भीतर आवेश के स्थिर अवस्था अथवा गतिशील अवस्था मतलब आवेश स्थिर या गतिशील है उस पर निर्भर नहीं करता, गतिशील अवस्था पर निर्भर नहीं करता। जबकि कूलाम का जो नियम होता है, नियम केवल आवेश के स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है, स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है। तो गाउस का नियम कूलाम के नियम से अधिक व्यापक, अर्थात जो गाउस का नियम होता है कूलाम के नियम से अधिक व्यापक होता है, इसके बाद इसकी जो तथ्य 9वां 2-3 तथ्य और हैं इसमें। कि ये है कि जो
गॉस का नियम जो है ये गणितीय रूप से हम लोग ये जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा और इसी के बराबर होता है ये तो उसका नियम है, ये गणितीय रूप में बंद इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो इससे ये पता यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भीतर वो किसी बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश होता है उसके कारण या बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश होता है उन दोनों के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ की जो फील्ड है वो नेट की बंद पृष्ठ के अंदर और बाहर जो चार्ज होते हैं उनके कारण जो फील्ड बनती है वो नेट फील्ड होती है। तो इस सूत्र में जो E होता है तो इसमें इस सूत्र में E का मान जो होता है इस नियम में E का मान जो होता है वो बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश तथा पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण हो सकता है, आवेश के कारण हो सकता है। मतलब ई का मान जो है बंद पृष्ठ के भीतर आवेश तथा पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण हो सकता है, यानी दोनों पे निर्भर करता है। ई दोनों के कारण होता है, पृष्ठ के भीतर जो चार्ज है और पृष्ठ के बाहर जो चार्ज है, दोनों चार्ज के कारण जो नेट फील्ड होती है वो ये होती है। जबकि जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, जो फील्ड होती है वो तो पृष्ठ के अंदर जो चार्ज होते हैं उसके कारण भी होती है और पृष्ठ के बाहर जो चार्ज होते हैं उसके कारण जो होता है। लेकिन जो विद्युत फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश के कारण ही होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसके कारण होता है? विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के कारण ही होता है, ठीक। जबकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो पृष्ठ से बाहर स्थित आवेश और पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश दोनों के कारण होता है। तो यहाँ पे E का मान, जबकि अब क्या होता है, जबकि विद्युत फ्लक्स जो है केवल बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश के कारण होता है। तो E जो होता है वो अंदर बाहर दोनों आवेश के कारण होता है, जो अंदर उसके कारण भी होता है जो बाहर, जबकि विद्युत फ्लक्स केवल अंदर जो चार्ज है उसके कारण होता है, जो अंदर चार्ज रखा है उसके कारण होता है। तो हमने देखा कि E का मान जो होता है वो बंद पृष्ठ के भीतर चार्ज और बाहर स्थित चार्ज दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जबकि विद्युत फ्लक्स केवल पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के कारण ही होता है। अब इसके कुछ तथ्य और हैं जो हम लोग इसका दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आएंगे कि गॉस प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल, तो उस पर चर्चा करेंगे। वो न्यूमेरिकल पर डिपेंड है, तो उसके अगले वीडियो में देखा जाएगा। अब हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। एक काल्पनिक पृष्ठ होता है गॉसियन पृष्ठ। फिर अब इसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि गॉस के जो नियम के अनुप्रयोग के लिए एक
पृष्ठ की कल्पना की जाती है, इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। मतलब इसके एप्लीकेशन के लिए जो गॉस का नियम का जब हम अनुप्रयोग करेंगे तो उसमें एक पृष्ठ की कल्पना की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जब एप्लीकेशन में एक उपयुक्त पृष्ठ की कल्पना की जाती है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यह एक क्या होता है, स्वैच्छिक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। यह एक स्वैच्छिक यह एक क्या होता है, स्वैच्छिक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। बंद पृष्ठ न अपने इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया इत्यादि। इसकी सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, तो बहुत सिंपली निकल जाता है। तो ये था हमारा गॉसियन पृष्ठ, एक काल्पनिक स्वैच्छिक बंद पृष्ठ होता है। अब विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, विशेषताएं। पहली विशेषता है, इसका बड़ा ध्यान देना है, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, क्योंकि जब इसका एप्लीकेशन हम आगे किसी पृष्ठ पर, गोले पर, किसी तार पे चार्ज बिखरा हुआ है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर r दूरी पर स्थित हम विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो बहुत आसानी से इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो निकालने में जैसे देखिए, गॉस का नियम तो हर जगह एप्लीकेबल, हर जगह लग सकता है, लेकिन हर जगह उपयोगी नहीं होता। आप हर जगह लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह फिट तो होगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करने में जटिलता आ जाती है। तो हम लोग जो है कुछ उसमें संशोधन करते हैं, कुछ नियम मतलब का पालन करते हैं, जिसको हम लागू करें तो उस सिस्टम का पालन करके अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। और क्या क्या चीज़ हम लोग जो वहाँ पे सुविधा के लिए लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ कैसा हो और उस पृष्ठ पर क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, क्षेत्र की तीव्रता जो क्षेत्रफल सदिश हो उसके बीच का एंगल कैसा हो, गॉसियन पृष्ठ कहाँ से पास हो, कहाँ से नहीं पास हो, ये एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम अपनी एक सुविधा के लिए कि हम किसी रिजल्ट पे आसानी से पहुंच सके, तो हम कुछ शर्तों के अनुसार जो है गॉस का नियम लागू करते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं या गॉस नियम लागू करने की शर्त है एक तरह से। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि गॉस नियम लागू करने की शर्त क्या है, ये शर्त है एक तरह से। हालांकि ये हर जगह लागू हो सकता है, लेकिन इस शर्त के अनुसार, इस शर्त पे अगर हम लागू करेंगे तो अपने रिजल्ट पे बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वो शर्त क्या है, पहली शर्त है ये
कि जो गॉसियन पृष्ठ की जो आकृति होती है वो हमारे स्रोत के सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। मतलब हमारा जो स्रोत मतलब जो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा रेखी है, पृष्ठी है, किछे वॉल्यूम पे है, उसके सममित होना चाहिए। तो गॉसियन पृष्ठ की जो आकृति है, गॉसियन पृष्ठ की आकृति स्रोत मतलब आवेश वितरण कैसा है, आवेश वितरण के सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। सममित का मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन पृष्ठ एक सर्किल होना चाहिए। जैसे एक लाइन पे अगर चार्ज बिखरा हुआ है तो गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होना चाहिए, इस तरह से। उसी तरह से अगर किसी पृष्ठ पे चार्ज बिखरा है तो गॉसियन पृष्ठ भी क्या होना चाहिए? बेलनाकार होना चाहिए। तो हमारा स्रोत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस आकृति का है उसी के सिमेट्री हम गॉसियन पृष्ठ लेंगे। इससे हमें छेद की तीव्रता कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होगी। तो पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होना चाहिए। दूसरी है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, स्रोत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत हो, मतलब कांस्टेंट हो और पृष्ठ के लंबवत हो। हम ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत हो और पृष्ठ के क्या हो? लंबवत हो। ये हम अपने दिमाग में रखेंगे। तीसरी बात यह होगी कि गॉसियन पृष्ठ जो है उस बिंदु से पास होना चाहिए, होकर गुजरना चाहिए जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु से पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी कि गॉसियन पृष्ठ जो है या पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उस पृष्ठ से गुजरना चाहिए। ठीक। तो जैसे हमें किसी स्रोत के कारण किसी पॉइंट पर क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो जिस पॉइंट पर निकालना गॉसियन उसी पॉइंट से होकर जाना चाहिए। और क्षेत्र दूसरा था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो गॉसियन पृष्ठ के हर पॉइंट पर कांस्टेंट होनी चाहिए और पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। चौथी बात क्या है, अभी जब हम लोग इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे तो फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा, वही इसी चीज़ को दोहराऊंगा। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। चौथा है कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो थीटा होता है, थीटा मतलब है कि क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये अपनी सुविधा के लिए इन शर्तों के हिसाब से हम गॉस नियम लागू करेंगे जो बहुत ही उपयोगी होता है। हालांकि लागू तो किसी पृष्ठ पे आप कर सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो थीटा होता है, थीटा जानते हैं, डी ई और ए के दिशा के बीच का कोण का मान कितना होना चाहिए? 0 अथवा 90 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए या हो।
गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे थीटा का मान 0 अथवा 90 डिग्री हो। दो बातें और हैं इसमें। कि गॉसियन पृष्ठ कभी आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। आवेश हमेशा गॉसियन पृष्ठ के भीतर हो, यानी बंद पृष्ठ के भीतर। यानी कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो कभी आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि चार्ज यहाँ है तो गॉसियन पृष्ठ ऐसे होकर, चार्ज यहाँ है तो जो भी हमारी गॉसियन पृष्ठ है, बेलन है या कोई है, तो ऐसे होकर गुजरे। नहीं, गॉसियन पृष्ठ के भीतर चार्ज होना चाहिए। और ये तो बात जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो शुरू में लिखा गया उसकी विशेषता है कि गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए ताकि जो बिंदु पृष्ठ के भीतर है वो पृष्ठ पर हो तथा पृष्ठ के बाहर हो, उनमें स्पष्ट अंतर किया जा सके, स्पष्ट अंतर किया जा सके। तो ये गॉसियन पृष्ठ और गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं थी, या गॉस का नियम इन शर्तों के हिसाब से लागू करेंगे तो वो बहुत ही उपयोगी होगा और हम बहुत ही सरल गणनाओं से हम जो हमारा रिजल्ट निकालना चाहते हैं वो आसानी से निकल जाएगा अगर हम इन शर्तों का पालन करते हुए गॉस का नियम अप्लाई करें। तो गॉस का नियम अगर इन शर्तों के हिसाब से पालन करें तो हमें रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि गॉस का नियम किसी भी जगह अप्लीकेबल, हर जगह अप्लीकेबल है, लेकिन उपयोगी नहीं होता। उपयोगी कब होता है? जब हम इन शर्तों का पालन करके गॉस का नियम प्रयोग करेंगे, या किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, या किसी स्रोत के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इन शर्तों के हिसाब से निकालेंगे तो हम बहुत आसानी से रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे। तो ये था आज का हमारा एक वीडियो लेक्चर जो हम यही समाप्त करते हैं, जो था गॉस लॉ पे। हमने उसको बताया स्टेटमेंट क्या है, उसका प्रूफ दिया, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ की विशेषता या गॉस नियम जो नियम है वो किन शर्त के अनुसार लागू करेंगे तो हमारे लिए उपयोगी होगा, इन बातों पे हमने चर्चा किया। और मुझे आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप जो है पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।